हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर एंड फ्रीडम। मैं सिमरन और हम लोग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास 9th विच इज चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का भी और अपनी एनसीईआरटी का भी। तो चलिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स हमने कर लिए हैं, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हमने एक झलक ली थी, उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर है वो फाइनल वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स को एंड आइसोबार्स को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स होते क्या, हमने एलिमेंट्स को पढ़ लिया, एटम पढ़ लिया, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, ये सब पढ़ लिया। अब बात आती है हमारे आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या है? तो आइसोटोप्स वो एटम है जिसमें सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। स्टेटमेंट समझ आई? नहीं ना? चलिए, आइसोटोप्स में क्या होता है कि सेम एलिमेंट होता है, यानी कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन का लिया है, ठीक है, या कार्बन का या ऑक्सीजन का, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सेम एलिमेंट होगा, ठीक है। एटम जो होंगे उसमें क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर जो हमारा है एटॉमिक नंबर वो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो ये कैसे होता है कि एटॉमिक नंबर सेम रहे बट मास नंबर डिफरेंट हो जाए? तो याद करिए प्रीवियस वीडियोस में जो आपने पढ़ा है उसको, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। यस, और मास नंबर होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो टोटल है वो कितना है, तो वो हो गया उसका मास नंबर। किसी भी एटम का मास नंबर जो कि हम निकालते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, और एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि आपके जो प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम रहते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है हाइड्रोजन का, तो जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेप्शनल केसेस इसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ओनली प्रोटॉन होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 1 हाइड्रोजन का, तो आपका क्या आ गया, प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जिसको हम प्रोटियम भी कहते हैं, इसका एटॉमिक मास हो गया 1 यूनिट क्योंकि एक प्रोटॉन है। नेक्स्ट पे आइए, ये है हमारा हैवी हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। इसके न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही है, प्रोटॉन एक ही, इसमें क्या ऐड हो गया, एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया, तो ये हैवी हाइड्रोजन, यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हो गया ड्यूटेरियम, ठीक है। तो 2 1। अब मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे एक छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एटम, ये आपका कोई भी एक एटम है, तो जो यहाँ लिखा जाएगा दिस विल बी योर एटॉमिक नंबर, जो भी नीचे लिखेंगे वो हो गया आपका एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखोगे वो हो जाएगा आपका मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मास कैसे निकलेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, तो मास नंबर 2 हो गया, और एटॉमिक नंबर तो 1 है, सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम एटॉमिक नंबर। और वेरी हेवी हाइड्रोजन यानी कि ट्राइटियम में क्या है, हमारे पास एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, यानी कि इसका मास नंबर हो गया 3 और एटॉमिक नंबर हो गया 1। तो इसमें डिफरेंस क्या है, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है और इसमें भी एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, बट सब में न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें एक न्यूट्रॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आइसोटोप्स। एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है, तो ये क्या हो गए, हमारे आइसोटोप्स हो गए। सेम एलिमेंट में जब आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा और न्यूट्रॉन्स यानी कि उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा, तो आप उसको एक आइसोटोप्स की कैटेगरी में डालेंगे। क्लियर? अब क्या है, जैसे कि हर एलिमेंट की अपनी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो जो हमारे आइसोटोप्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। क्यों भाई, जब मास चेंज हो गया, मास बढ़ गया, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी इम्पैक्ट आएगा, बट जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है।
ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस करेगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन से करेगा। ठीक है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी सभी आइसोटॉप्स की, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से उसका मास जो है वो चेंज हो जा रहा है, और फिर वो स्लाइटली डिफर कर जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। तो ये था हमारा आइसोटॉप्स। तो अब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स आपको समझ आ गया सबको कि क्या है, हमारा मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, तो अब इसके बाद का टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। द आइसोटॉप्स विच आर अनस्टेबल। एक्चुअली देखो क्या है कि एटम का मेन मोटिव क्या होता है कि अपने आउटर शेल को स्टेबल करूं, अपने एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैनेज करके उसको स्टेबल कर लूं। बट जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, हर एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो रहा है, तो वो अनस्टेबल होगा। तो कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होने की वजह से अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते हैं, यानी कि अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं। तो जो आइसोटॉप्स which are unstable due to the presence of extra neutron in their nuclei emit various types of radiations। कौन से radiations निकालते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, जो रेडिएशंस निकालते हैं यानी कि अल्फा, बीटा, गामा रेज को इमिट करते हैं अपने अंदर से, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अब देखिए ये रेडिएशंस जब निकलेंगी तो ऑब्वियसली बात है कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, हो सकता है हीट एनर्जी निकले, हो सकता है हीट एब्जॉर्ब हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन आइसोटॉप्स को, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है आपकी, इनकी कुछ एप्लीकेशंस है, इनका हम लोग यूज करते हैं। वी ह्यूमंस आर वेरी इंटेलिजेंट, हमने हर चीज का एक तोड़ निकाला हुआ है कि उसको यूज कैसे करा जाए। ठीक है, तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेडिएशंस को इमिट करते हैं अपने अंदर अनस्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने आने कार्बन 14, सोडियम 24, आयरन 131। ठीक है, तो क्या होता है ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स रेडिएशंस निकालते हैं ना, यानी कि जो रेज निकाल रहे हैं, दे आर वेरी 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 डेंजरस। ठीक है, तो जब हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से प्रिकॉशंस को लेके, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से, सावधानी से इनका यूज करते हैं टू अवॉइड डैमेजेस। बिकॉज अगर इनका गलत जगह पे रेडिएशंस चली गई तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो विद द प्रिकॉशंस लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट देयर एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी आती है कि ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आपके घर में, हमारे घर में बिजली आ रही है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं जनरेट हो रही है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पे एक फ्यूल का काम करते हैं। दे आर यूज्ड एज फ्यूल। ये याद रखना कि फ्यूल की तरह काम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। ठीक है, उसके अंदर कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। आप उनको, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को फ्यूल दोगे तभी तो वो आगे प्रोसेस कर पाएंगे। यस, गाड़ी के अंदर जब तो पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी चालू करने का भी क्या ही फायदा, चालू भी नहीं होगी बिना पेट्रोल के तो गाड़ी। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं, एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 एटम्स आर बॉम्बार्डेड विद स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यूरेनियम 235 का जो एटम है हमारा, उसको स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉम्बार्ड यानी कि टक्कर कराई जाती है, बॉम्बार्ड कराया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉम्बार्डेशन के बाद से जहां वो एक बड़ा होता है वो स्मॉल न्यूक्लियाइज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसके अंदर से क्या निकलती है, हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी क्या करती है, हीट एनर्जी जो है बड़े बड़े जो बॉयलर्स होते हैं उसके अंदर जो पानी है उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है। ये हीट एनर्जी क्या कर रही है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब ये स्टीम क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो है पुश करेगी, जो कि हमारे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना बॉम्बार्डेशन का, ये अभी खुले में तो कर नहीं सकते, क्योंकि तो ये ऑलरेडी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने अंदर से वेव्स को, रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं,
ऊपर से आप बम्बार्ड कराओगे तो और ज्यादा एनर्जी इमिट करेंगे। तो इनको जहाँ पे किया जाता है, इमिट किया जाता है जिस जगह पर, वहां पे उस चीज को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है दे आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर एंड ब्लड क्लॉट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो ट्यूमर होता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो कैंसर की ट्यूमर फॉर्म होती है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि इसमें जो हमारा आइटम यूज होता है वो होता है एरिस्निक 74। क्लियर? तो इसका काम क्या होता है, ये या तो पेशेंट को ओरली दिया जाता है या इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। ये क्या करता है, पूरी बॉडी में रोटेट करता है, जहां पे भी आपका कैंसर सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे भी आपका ट्यूमर प्रेजेंट है, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है। फिर डिटेक्टर की मदद से, डिवाइस की मदद से चेक किया जाता है कि हमारी बॉडी में जो हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को इंसर्ट कराया वो कहाँ पर है। फिर जिस भी पोजीशन पे वो कहते डिटेक्ट होंगे, उसी पोजीशन पे आपका ट्यूमर डिटेक्ट होता है। तो देखिए इसके क्या फायदा होता है, ये हमने बॉडी में ट्यूमर डिटेक्ट कर लिया, क्या फायदा हुआ, आपको पता चल जाएगा ना कि कौन से पार्ट में ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको बस पता है कि हाँ जी बॉडी में कैंसर है, ट्यूमर है, तो आप क्या करोगे। अगर आपका ट्यूमर है, आपका ब्रेन ट्यूमर है, और आप उसको ट्रीट कर रहे हो किसी और जगह पर, तो कोई फायदा थोड़ी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या होता है, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट मैंने आपको बताया दे आर वेरी डेंजरस, तो बहुत ही अच्छे और प्रिकॉशंस के साथ इनका यूज किया जाता है, ऐसे रफली थोरोली नहीं कर सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड गोइटर। कैंसर और गोइटर में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए कैंसर में कैसे करते हैं, गोइटर में कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ। कैंसर में क्या करते हैं, देखो आपकी बॉडी में ट्यूमर है, पता चल गया, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट होगा। लास्ट में क्या होता है कि कुछ गामा रेज को पास कराया जाता है उस बॉडी पार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट पे ट्यूमर है, बोर्ड के इस पार्ट पे ट्यूमर है, तो सिर्फ इसी पार्ट पे गामा रेज को करवाया जाएगा। ठीक है, गामा रेज को इस पार्ट पे इंसर्ट कराया जाएगा थ्रू डिवाइसेस। तो गामा रेज करेगी क्या, दे आर वेरी कहते हैं वेरी हाईली एनर्जाइज्ड। गामा रेज बहुत हाईली एनर्जाइज है, हल्क तो सबने देखी होगी, है ना। तो हल्क बेस्ट एग्जांपल है गामा रेज का। तो क्या होता है कि गामा रेज जो उस पार्ट पे ट्रीट की जाती है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स को क्या करा जाता है, बर्न आउट किया जाता है। ये कोशिश की जाती है कि उन कैंसर सेल्स को जला दिया जाए, उन कैंसर सेल्स को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और गोइटर में कैसे यूज होता है, तो आपका जो ये है एग्जाम्पल है हमारा आयोडीन 131। गोइटर में क्या होता है, जब हम ये वाला एटम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो जाता है हमारे ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड्स में, और थायराइड ग्लैंड में जाने के बाद वो ये चेक करता है कि हमारी बॉडी जो कितना आयोडाइन कंज्यूम कर सकती है, यानी कि कितना हमारी बॉडी जो कितना आयोडाइन कंज्यूम कर रही है। उसके बेसिस पे हमारे क्या होता है, गोइटर की जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेज चेक करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो एप्लीकेशन है वो है कि ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, या बड़े बड़े जैसे घर होते हैं, पूरी की पूरी कॉलोनीज है, इंडस्ट्री है इतनी बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे चेक करने के लिए लीकेज में इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, मतलब कि जो आपकी पाइपलाइंस बिछी होती है ना। अब फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके नीचे एक गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है, और उसको लीकेज आ गई तो पूरा की पूरी इंडस्ट्री थोड़ी ना उखाड़ फिरेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज करते हैं, हम चेक करते हैं पाइपलाइन में जो लीकेज है वो है कहाँ। क्लियर है, तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। इसके बाद जो छोटा सा नन्हा सा टॉपिक रह गया, दैट इज योर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, देखो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स बहुत सिमिलर है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, माइनर इन द सेंस कि बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, बट कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैं आपको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में बताऊंगी। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, ये याद रखिएगा एक छोटा सा कि मैंने अभी आपको बताया था एक्स, नीचे क्या आ रहा था आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर था आपका मास नंबर। जो हमारा आइसोटॉप्स होता है इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ सेम एलिमेंट या फिर सेम एटम। मतलब कि कोई भी एक एटम है उसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे हाइड्रोजन का हमने लिया था 1 1
ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर तो सेम था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू थी, जो क्वांटिटी थी वो सेम थी, बट न्यूट्रॉन में चेंजेस थे तो उसका मास नंबर चेंज हो रहा था। तो सेम एटम में जब मास नंबर चेंज होता रहे और एटॉमिक नंबर सेम रहे तो वो थे हमारे आइसोटॉप्स। अब इसका उल्टा कर दो तो आ गए हमारे आइसोबार्स। एटॉमिक नंबर तो सेम है, सॉरी इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और हमारा जो मास नंबर है वो सेम है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आइसोबार्स। आइसोबार का एग्जांपल अगर मैं लूं तो आपका आ गया ArCa, आयरन, कैल्शियम। ठीक है, तो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो आइसोटॉप और आइसोबार्स में बस इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। टिल देन एंजॉय करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए, डाउट्स को क्लियर करिए। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, तो टिल देन अपनी नोट्स को मेंटेन करते हुए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। सो बाय बाय।